जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीसी से जितने भी पीआईक्यू यानी कि 2023 से लेकर टोटल 2012 तक का, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2023 से लेकर 2012 तक जितने भी पेपर हैं उन सबको आज हम लोग GS1 जो GS1 इसमें रहेगा उसको देखा जाएगा। देखेंगे इसमें GS2 यानी कि सीसैट का जो पेपर है तो वो मैडम करा रही हैं उसमें, जो कि जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अलग अलग पार्ट बना के कराया जा रहा है, तो उसको भी आप लोग जाकर देखा करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे, टेस्ट के तौर पे देखेंगे इसको। तो आप देखेंगे 2023 से लेकर टोटल 2012 से 2023 तक का पेपर है इसमें। तो चलिए आज क्या करेंगे, तो आज इसमें शुरू करेंगे हम लोग 2023 का। ओके, देखिए 2023 में क्वेश्चन क्या आया हुआ था। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। और दूसरा है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया था, कितने कथन सही हैं। ऑप्शन भी इसमें अजीब था थोड़ा, ओनली टू, या दोनों कथन गलत है, या तो ओनली वन, या तो दोनों कथन सही। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाना था, दोनों के दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, क्या तो इसका एक्सप्रेशन देख लीजिए। ये था, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण 6.15% है, मतलब 6.25%। वही उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण ये 3.08% है। और अतः उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 9.23% ही वन क्षेत्र है। अतः कथन एक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या दिया था, वहाँ पर दिया था आपका कि 12.8% है। देख रहे हैं, प्रतिशत पर भी डाटा दिया हुआ है, 9.23% है। वही उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले भदोही, मऊ, मैनपुरी है। जबकि न्यूनतम वन प्रतिशतता वाले जिले जो हैं ये भदोही, मैनपुरी और देवरिया हैं। तो क्या उसमें जौनपुर दिया था, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया दिया था, तो दूसरा भी कथन गलत हो गया। ठीक है, तो थोड़ा यूपी स्पेशल जो है किताब है ना, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो क्या है, विद्युत जनित है, नवीकरणीय है, गैर नवीकरणीय है, ऊष्मा जनित है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे नवीकरणीय है, रिन्यूएबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी जाना जाता है, जिसके उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। मुल्ला अब्दुल बाकी, अजीजुद्दीन खान, मिर्जा मोहम्मद अली या तालिब अमोली। तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजीमुद्दीन खान। ऑप्शन नंबर बी, अजमुद्दीन खान। तो दलाइल फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसकी रचना फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि अजुद्दीन खालिद खानी ने की थी। इसमें विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को नगरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। गरीबी और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक साथ आना, या तो गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना, या तो तीसरा, गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना, या तो चौथा, यह है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। चलिए 5 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्धनता के प्रकार हैं। पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रकारात्मक निर्धनता।
तो इसमें ऑप्शन ए लगेगा, 1 और 2 हो जाएगा, जो कि इधर दिया गया था। क्या था ये? पूर्ण यानी परम निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और सापेक्ष यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी, गरीबी जो है, पॉवर्टी, निर्धनता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। देख लीजिए क्या क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष का क्या है कि पूर्ण या परम निर्धनता में क्या होता है, जब घरेलू आय एक निश्चित स्तर से नीचे होती है और इससे व्यक्ति या परिवार के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा आदि बुनियादी जरूरतों को पूरा करना असंभव हो जाता है। सापेक्ष निर्धनता, जब परिवारों को औसत घरेलू आय से 50% कम प्राप्त होता है, परिवारों के पास कुछ पैसा होता है परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे बुनियादी चीज़ों से ऊपर कुछ भी वहन कर सकें, तब इसे सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। इसे कभी-कभी सापेक्ष अभाव के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। केवल एक। ऑप्शन बी है दोनों गलत है, ऑप्शन सी है दोनों सही है, ऑप्शन डी है दोनों एक ओनली टू। तो देखेंगे आपको इसका आंसर भी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी है दोनों कथन सही है। ठीक है, क्या है कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों ही कथन सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान के अंगीकृत और अधिनियमित किया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। चलिए बताइए इसको सबसे पहले और सबसे आखिरी में क्या हुआ था? तो सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ, उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, उसके बाद भारतीय संविधान के अंगीकृत और अधिनियमित किया, और उसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि हुआ। यानी कुल मिलाकर 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा 4 1 2 3। तो देख लीजिए यहाँ पर डेट वाइज भी देखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस समय सचिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947, भारतीय संविधान के अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, जो कि अभी 26 नवंबर कल जिस समय मैं टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 27 नवंबर है, इसके कल के डेट में 26 नवंबर था, जो कि सेलिब्रेट भी किया गया। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिख रहा होगा। सही कूट का प्रयोग करके इसका आंसर करना है, मिलान करना है इसमें। ठीक है, पेप्टिक के वर्ड के सामने दिया है विषाण, डेंगू के सामने दिया है प्रोटोजोआ, फील पाव के सामने दिया है कृमि, और मलेरिया के सामने दिया है विषाणु। पेप्टिक वर्ड तो ये हो जाएगा विषाणु। डेंगू है एक वायरस, और फील पाव क्या है, तो ये है वाम यानी कि कृमि। मलेरिया, तो मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ है। कुल मिलाकर 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से यहाँ मिला लीजिए। पेप्टिक वर्ड जीवाणु, डेंगू विषाणु, फील पाव कृमि, और मलेरिया प्रोटोजोआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर भी क्या करना है, हाँ मिलान ही करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। मीरात ए सिकंदरी के सामने लिखा है बंगाल का इतिहास, बुरहान ए मासिर के सामने लिखा है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज उस सलातिन के सामने लिखा हुआ है महमूद गवा के पत्रों का संग्रह, और रियाज उल इंसा दिया है गुजरात विजय। चलिए मीरात ए सिकंदरी ये गुजरात विजय है। बुरहान ए मासिर तो ये हो जाएगा बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, और रियाज उस सलातिन ये हो जाएगा बंगाल का इतिहास, और रियाज उल इंसा तो ये हो जाएगा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह। तो कुल मिलाकर देखेंगे 4 2
एक तीन, 4213, 4213। तो ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा होगा, 4213। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि मीरात सिकंदरी गुजरात विजय, बुरहान ए मासिर ये बहमनी अहमदनगर का इतिहास, रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास, और रियाज उल इंसा महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 10 कथन और कारण का है, चलिए देखेंगे ऊपर से। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में है कि पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी है ए सत्य है, दूसरा गलत है, मतलब आर गलत है। ऑप्शन सी है दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन डी है दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए बताइए। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिखा रहा है कि ये सत्य है, आर गलत है। यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। कह रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो पर्यावरण कैसे बना रहेगा? तो पहला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ, या तो अनुशीलन समिति। ऑप्शन डी में है अनुशीलन समिति, तो वही सही है, अनुशीलन समिति। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली संयंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है, और इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पता किसी भी समय पूछ सकता है। अमीर चंद किससे संबंधित है? दीनानाथ भाई, बाल मुकुंद, बलराज महिला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। तो किसके लिए? अनुशीलन समिति था। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो ये चुना गया था किसे? क्रिप्स हिपकिंस। ठीक है, क्रिप्स हिपकिंस। अब देखिए 2023 में चुना गया था ना, तो आपका ये आपका कार्य क्या है कि 2024 में जो भी प्रधानमंत्री या जो भी प्रेसिडेंट किसी भी देश में बने हो उसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि यूके में देखिए अभी चेंज हुए हैं, ठीक है, और यूएस में चेंज हुए हैं, और अलग अलग जहाँ जहाँ जिस जिस भी जगह चेंज हुए हैं तो उसको साथ देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड का पूछ लिया था, प्रधानमंत्री कौन चुना गया। ओके, निम्नलिखित में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? वैशेषिका पतंजलि, वैशेषिका का पतंजलि है, उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कण्व कनद, और न्याय गौतम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये है आपका न्याय गौतम। ठीक है, न्याय गौतम। तो देख लीजिए अब यहाँ पर दर्शन और प्रचारक, तो न्याय का गौतम, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वैशेषिक कणाद। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो यह किया गया था, सर्वप्रथम किया गया था 1871 में। कौन था उस टाइम, पता है आपको? कौन था? मेयो था, मेयो, लॉर्ड मेयो। और अगर सुव्यवस्थित ढंग से किया गया था तो वो 1881 से किया गया था। शुरुआत 1871 में हो चुका था। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन रखेंगे, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे देख लीजिए, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई। और दूसरा है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन क्या है कि दोनों कथन गलत है, ऑप्शन बी है दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी है ओनली टू, ऑप्शन डी है ओनली वन। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन डी लगाएंगे, ओनली वन हो जाएगा। ठीक है, ओनली वन हो जाएगा। वो कौन सा है कि पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, ये कथन गलत है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। और वही इसमें पहला क्या है, पहला है कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है, तो ये सही था। ठीक है,
तो जब बजट वगैरह आए तो उसको थोड़ा ध्यान दिया करिए। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? नासिक महाराष्ट्र, चकेरी उत्तर प्रदेश, कोयम्बटूर तमिलनाडु या तुमकुर कर्नाटक? तो ये 6 फरवरी 2023 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे इसमें, तुमकुर कर्नाटक। ठीक है, कहाँ पर? तुमकुर कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 सॉरी ओनली 17। निम्नलिखित में से कौन कवियत्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? मतलब 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? दयाबाई विनय मल्लिका मल्लिका, सजोईबाई सहज प्रकाश, गंगाबाई गणेश देवलीला और सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता। चलिए इसमें ए सही है, दयाबाई विनय मल्लिका, बी सही है, सहजोबाई सहज प्रकाश, डी सही है, सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता। ऑप्शन सी गलत है, गंगाबाई गणेश देवलीला लिखा है, गलत है। देख लीजिए क्या गलत इसमें है। तो गंगाबाई देवी त्रिया निषेध है, ठीक है, और दयाबाई विनय मल्लिका था ही, सजोई बाई सहज प्रकाश और सोन कुमारी स्वर्ण बेली की कविता। ठीक है, थोड़ा पुस्तक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग या तो राज्य व्यवस्थापिका। तो पंचायत कहाँ होता है? किसी स्टेट में होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा मुझे इसमें से एक आंसर बताइए क्वेश्चन कि विधानसभा और विधान परिषद, मतलब किसी स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन अगर हो रहा है या विधान परिषद का, तो कौन कनेक्ट कराएगा? भारत का निर्वाचन आयोग या पंचायती राज आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग? बताइए कौन करवाएगा, या राज्य व्यवस्थापिका? इसमें से बताइएगा कि अगर किसी स्टेट में वो हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो कौन कनेक्ट कराएगा? कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख समितियों की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है इसमें से? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए, किसने कहा था? अशोक मेहता का। और दूसरा है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण पर प्रथम बिंदु माना जाएगा। दोनों कथन सही है या ओनली वन सही है, या दोनों कथन गलत है या ओनली टू सही है? तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। क्या है कि पहला कथन सही है। पहला क्या था? बलवंत राय मेहता जो था ना, तो उनका था 3, और अशोक जैसे उनका आया 1977 का, तो उन्होंने कहा कि 3 से हटाकर 2 होना चाहिए, द्विस्तरीय। तो पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11वें बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। तो यह है, इसमें कानपुर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, कानपुर नहीं है। ठीक है, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा है। क्वेश्चन नंबर 21 चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? 120 और 8 खंड, 80 अध्याय और 7 खंड, 100 अध्याय और 5 खंड, 60 अध्याय और 8 खंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 120 अध्याय और 8 खंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव हृदय कितने चैम्बर का घटकों का बना होता है? तो ये होता है 4। ठीक है, 4 होता है। दायां व बायां अलिंद के रूप में मानव हृदय को 2 ऊपरी कक्षों में होता है, और तथा दायां व बायां निलय के रूप में 2 होता है। कुल मिलाकर 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? 57, 149, 82 या 123? ये हो जाएगा 150 में से 1 घटा दीजिए, 149। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया गया?
मडर्ना, सिनोवैक, स्पुतनिक या नोवावैक्स? चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा मॉडर्ना। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, मॉडर्ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? इंदिरा नारायण द्विवेदी ने, स्वामी सजानंद सरस्वती ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या बाबा रामचंद्र ने? तो ये हो जाएगा इंदिरा नारायण द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? जंगलों का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला या जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी? तो ये था ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे इसमें, राजस्व जमा करने वाला था, रेवेन्यू कलेक्टर था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन है? भागदूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिख रहा होगा, इसको यहाँ पर मिलान करना है। तो अनुच्छेद 324, 15, 280, 338 दिया हुआ है। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। ठीक है। और 315 में क्या है? तो 315 में है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन, और 280 में फाइनेंस कमीशन है, और 338 में तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। ठीक है। अगर इसमें आपको सिर्फ वित्तीय कमीशन और पब्लिक लोक सेवा पता भी रहे तो भी आप आंसर निकाल ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 देखेंगे किसमें है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा, 4, 3, 2, 1। फिर से देख लीजिए। 324 में इलेक्शन कमीशन, 315 में लोक सेवा आयोग, 280 में वित्त आयोग और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है। 228 नंबर देखेंगे, सॉरी 28 नंबर, 228 में बोल रहा हूँ। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, या तो 2023-24 के बजट के अनुमानों के में कुल 55 लाख करोड़ रुपए हैं, या तो 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है, या तो ऑप्शन डी है तो जीडीपी से जीएसडीपी को 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जीएसडीपी को 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्य को अनुमति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मिलिंद पनौर राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु थे नागभट्ट, कुमारिल भट्ट, नागसेन या नागार्जुन? तो ये हो जाएंगे मिलिंद पनौर, नागार्जुन और नागसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे, नागसेन। चलिए 30 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किसे स्पेयर पुस्तक लिखी है? स्पेयर पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्रिंस हैरी ने। किसने लिखा है? प्रिंस हैरी। कथन और कारण क्वेश्चन है। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए तो लाया गया है ताकि चीता की संख्या यहाँ पर बढ़ सके भारत में। क्वेश्चन नंबर 32। डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, और दूसरा है इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। कितने कथन सही हैं? केवल एक। दोनों कथन गलत, दोनों कथन सही। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। इसे गुजरात में लगाया गया, न कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, और प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा सही होगा? ओनली 2, दोनों कथन सही, ओनली 1 या दोनों कथन गलत? चलिए तो देखेंगे, इसमें तो दोनों ही कथन सही होगा। आई थिंक दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है। चलिए 34 नंबर देखिए। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो ये है मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार 15वीं लोकसभा का था, लोकसभा की ये थी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, सेवाओं के बारे में आर्थिक सुरक्षा 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जुलाई 2022 से क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर है,
और ऑप्शन बी है 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है। और ऑप्शन सी है और डी है पीएम पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया है। और ऑप्शन डी है फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्चेडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे। चलिए 36 नंबर है निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए। चलिए देखिए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, फिर माधवराव प्रथम। सभी लाइन से ही लगे हुए हैं। पहले बालाजी बाजी विश्वनाथ है, बाजीराव है, फिर नारायण राव है, फिर माधवराव है। ऑप्शन नंबर इसमें ए लगा देंगे 1 2 3। सॉरी 1 2 3 4 नहीं है। पहले बालाजी विश्वनाथ जी हैं, फिर बाजीराव प्रथम है, उसके बाद माधवराव हैं और फिर नारायण राव हैं। ठीक है, 1 2 4 3 है, 1 2 4 3 है। देख लीजिए, इनका कार्यकाल भी देख लीजिए। बालाजी विश्वनाथ का 1713 से 20 है, बाजीराव का 20 से 40 है, माधवराव का 61 से 75 है और नारायण राव का 72 से 73 है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन था? तो ये है डोनेस्टेक। ठीक है, डोनेस्टेक, डोनेटस्क। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। वही यदि दूसरा है कि यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। और ऑप्शन सी है बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। और ऑप्शन डी है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ठीक है, चलिए 39 नंबर है, द चैलेंज ऑफ वर्ड पावर्टी पुस्तक किसने लिखी है? जियाद्रेज, अमर्त्य सेन, गुन्नार मिडल, एडम स्मिथ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिडल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुन्नार मिडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ईबी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। कितने कथन सही होंगे इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों गलत, दोनों सही। तो असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त होना है। कौन कब तक का है? 2025 तक का है। ठीक है, 2025 तक। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यह है यति एयरलाइन। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, यति एयरलाइन। ठीक है, रिवीजन के तौर पे इसको देखते चलिए। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? किस स्थान पर था ग्रीन हाउस गैस में? एक 10वां, 12वां, 9वां या 11वां? यहाँ पे स्टार लगाया गया है। देखिए यहाँ पर इसका रिपोर्ट देखते हैं। ग्रीन हाउस यूएनईपी द्वारा जारी एमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करता देश पहले चीन, फिर यूएसए, फिर भारत, यानी तीसरे नंबर, फिर यूरोपीय संघ है। परंतु इस लोक सेवा आयोग ने इसको 10वां स्थान माना था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट लगाया था। 44 नंबर देखेंगे, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जल विभाजक, आर्द्र भूमि, पानी का हौज या व्यर्थ भूमि। तो इसको बोलते हैं वाटर शेड, यानी जल विभाजक। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जल विभाजक। क्वेश्चन नंबर 45, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई। और दूसरा है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई। कौन सा कथन होगा? इसमें ओनली 2 सही है, यानी कि दूसरा वाला कथन सही है इसमें। ठीक है, पहला कथन इसमें गलत है। पहला क्यों गलत है तो देख लीजिए।
पहला क्या कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक ये 2020 में 130 से उन्नत 132 हो गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। डाटा यहाँ पर देखिए, कह रहा है 2020 में 131 से गिरकर 2022 में 132 हो गई थी। ठीक है, 130 दिया था वहाँ पे। चलिए 46 नंबर देखेंगे, कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह है सब्सिडी 9% सही नहीं है, बाकी 20% जो है ब्याज भुगतान सही है, 18% का ये है आपका स्टेट शेयर ऑफ स्टेट ड्यूटीज है, और डिफेंस है रक्षा व्यय 8% का सही है। सब्सिडी 9% दिया है, ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि सब्सिडी भी जो है 7% है। चलिए 47 नंबर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें। चलिए मिलान करते हैं इसको। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया है, ये एडवन केनन। एडविन केनन हो जाएगा। और सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, ये हेनरी जॉर्ज जाएगा। और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ये थॉमसन। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत का हो जाएगा माल्थन। यहाँ पे देखेंगे इसमें तो 3, 4, 1, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कीट भक्षी पौधा है कौन सा है। तो यह है आपका ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, नेफेथिस है। देखेंगे नेफेथिस यानी घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। यह उन दलदलीय जगहों पर उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, अथवा वे जमीन के नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन मिलना चाहिए, और नाइट्रोजन के लिए ये पौधे निकट आने वाले के कीड़ों को भक्षण करते हैं। चलिए 49 नंबर देखेंगे, यूएसए तथा मेक्सिको के बीच सीमा नदी कौन सी है। तो यह है रियो ग्रांडे। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 50 नंबर, बताना है कौन सा सुमेलित है इसमें से। नीति उत्तराखंड, अघिल अरुणाचल प्रदेश, माना हिमाचल प्रदेश, और दीफू लद्दाख। इसमें से केवल एक सही है जो कि नीति उत्तराखंड का है। ठीक है, माना नीति उत्तराखंड का ही होता है। तो यहाँ पे माना हो जाएगा उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, दीफू अरुणाचल प्रदेश, अघिल जो है लद्दाख का है। चलिए पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारी जंतुओं से, या केवल पौधों से। इसमें ऑप्शन ए लगाएंगे, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर सर्वाहारी, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और स्वपोषी उपभोक्ता, ये पोषक स्तर का खाद्य श्रृंखला है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है। स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़, और स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़, और ये आपका है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य 5,000 करोड़। कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन बी को सही सुमेलित है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय है, 89,155 करोड़ रुपए का। ठीक है, सबका भी देख लीजिए। दूसरे डाटा ये तो पुराना है तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको हटाइए। याद रखना होगा तो 24 का रखिएगा। 53 नंबर है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। और दूसरा है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयीय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें दोनों ही कथन सही था, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन सही है। ठीक है, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98(1) के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, तथा इसी खंड के परंतु के अनुसार दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, और संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालयीय स्टाफ की भर्ती एवं इनकी सेवा शर्तों का विनिमय कर सकती है। चलिए 24 नंबर देखेंगे,
कह रहा है 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ताइवान। तो ये है ताइवान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ताइवान। ठीक है। 55 नंबर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेबर लिव्ड के लेखक कौन है? तो ये है अनुराधा राय, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, अनुराधा राय। नेक्स्ट है, किस प्रकार का टीका डिप्थिया से बचाता है? एमआरएनए और वायरल वेक्टर, टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड और या तो लाइव अटेन्यूएटेड। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉक्सॉइड। ठीक है। चलिए 57 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो यह है एजोला, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, एजोला। नीचे दिए गए कथन और कारण है, तो चलिए पूरा देखते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या नहीं करता है। और दूसरा है, ऑप्शन ही ऐसा देता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी है ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन सी है कि ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है। और ऑप्शन डी है ए सत्य है, आर गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। देखेंगे यहाँ पर दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाला गैस के रूप में जाना जाता है? हंसी पैदा करने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? क्रांति का नेता नाना साहेब, कुंवर सिंह, हजरत महल या खान बहादुर खान। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर डी, 1857 में। चलिए 61 नंबर देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 क्या हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड का धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, यातना का विरुद्ध निषेध, का कायोत्तर विधि। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, यातना के विरुद्ध निषेध। ठीक है। चलिए 62 नंबर, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता हो। और दूसरा है कि महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। अभी इस टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए बताइए। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ओनली वन। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त होते हैं, हटा दिया जाता है। तो दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, मतलब ए नहीं डी लगा देंगे, ओनली वन होगा। चलिए 63 नंबर देखेंगे। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो यह है 2070 तक का है। ठीक है, कब तक का है? 2070 तक का है। 64 नंबर, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची ये सुमेलित नहीं है? कारण नवीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का स्थानों का आवंटन ये चौथा में है, ये तो गलत हुआ। थर्ड देख लीजिए, तीसरी अनुसूची में शपथ है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। पहला कथन गलत है तो वही हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 नंबर देखेंगे। यहाँ पर सुमेलित करने वाला है, HGD 10, 13, 14 एंड 15 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको मिलान करेंगे। तो चलिए देखेंगे इसमें, तो असमताओं की कमी 10 में है, 13 हो जाएगा जलीय प्रक्रिया, और 14 में हो जाएगा पानी के नीचे का जीवन, और 15 में क्या हो जाएगा? जमीन पर जीवन। इस प्रकार देखेंगे 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखते हैं, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी है 3 1 4 2। तो 10 है असमानताओं की कमी, 13 है जलवायु क्रिया, और 14 है पानी के नीचे का जीवन, और 15 है जमीन पर जीवन। चलिए 66 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, नाइट्रोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा।
चलिए 67 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था? मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने के कारण, सेक्स स्कैंडल, टैक्स स्कैंडल, या किसके लिए? कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, टैक्स स्कैंडल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 68 नंबर देखेंगे। कह रहा है भारतीय जैविक डेटा केंद्र जिस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब, कहाँ पर होगा? गुजरात होगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हरियाणा में है। 69 नंबर। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है किसके लिए? तांबा, मैंगनीज, लौह अयस्क, बक्साइट। तो ये लौह अयस्क के लिए है, ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क। 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा, किसान खेती, नौकरी या परिवहन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वैच्छिक समाज सेवा, सोशल सर्विस थोड़ी ना करेंगे। 71 नंबर। 71 नंबर क्या है? कह रहा है पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का प्रकार डालता है। दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 72 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना 2014, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन रू अर्बन, ये है मिशन 2015, और रूरल हाउसिंग इन इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। इसमें ऑप्शन सी लगा देंगे, ये गलत है, 2015 दिया हुआ है, तो ये किसका कब का है? 2016 का है। 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है कि नीचे सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के हनन के रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में कथन दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, अधिकार परीक्षा और पेशर रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। और दूसरा है संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर सुप्रीम कोर्ट की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कौन सा सही होगा? इसमें दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, दोनों के दोनों ही कथन सही है। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखेंगे। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो यह किया गया किसके द्वारा? ये किया गया है इसरो और नासा द्वारा ना, ऑप्शन नंबर सी। इसरो, इसरो किस कहाँ का है? इंडिया का। और नासा कहाँ का है? यूएसए का है। ठीक है, चलिए 76 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें ऑप्शन सी लगाएंगे, केवल एक सही है। और ये रामगंगा कन्नौज के पास मिलता है और बेतवा नदी जो है प्रयागराज के नहीं, हमीरपुर के पास मिलता है, यमुना नदी में। ठीक है, प्रयागराज के पास तो यमुना और गंगा मिलता है ना। चलिए 77 नंबर देख लीजिए। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कलानुक्रम, यूनानी कुषाण शक, या शक यूनानी कुषाण, या यूनानी कुषाण शक, या तो शक कुषाण, या तो इसमें ये लगाएंगे, यूनानी हो जाएगा, शक हो जाएगा और कुषाण हो जाएगा। यूएस के याद करिएगा। ठीक है, वैसे अगर अंग्रेजी में याद करना है तो जीएस के, और अगर हिंदी में तो यूनानी, शक और कुषाण। चलिए 78 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। चलिए 79 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगर हेंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है? ग्लूकागान, एड्रेनालिन, इंसुलिन, या एल्डोस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? आर्गन, एक्टिनियम, क्रिप्टन या राडोन।
इसमें ऑप्शन बी लगा देंगे, एक्टिनियम नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।